हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल नवीन फिजिक्स पे। और बेटे, आज पहले कुछ बातें करना चाहूंगा। मैंने दो चीजें पूरी पढ़ा दी हैं बेटे, ठीक है। एक मैंने चार्जिंग पढ़ा दिया है और एक मैंने कूलम्स लॉ पूरा पढ़ा दिया है, पूरा। तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा भाई कि आज आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के नीचे होता है ना बेटे, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक वर्कशीट है इन दोनों पर बेस्ड, उसको कृपा करके डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करके मत छोड़ना, उसको सॉल्व भी करना। सॉल्व करने के बाद इसके आंसर दूंगा मैं कि आंसर सही है कि गलत है। दूसरी बात, जो बच्चे सीरियसली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बेटे फिर रिजल्ट भी तो चाहिए ना, वो बच्चे मुझे अपना नाम, क्लास, ऑब्वियस बात है 12th होगा लेकिन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी होगी, और स्कूल लिख करके इस नंबर पर बेटे आपको व्हाट्सएप करना है। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, क्यों करना है देखो बताता हूं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद मैं कोई अपना एप्लीकेशन लाऊं, या हो सकता है मैं अपना एक क्लोज्ड ग्रुप बनाऊं जिसमें ही मैं शीट्स शेयर करूं, या जिसमें ही मैं शीट्स के सॉल्यूशन शेयर करूं, तो फिर आपका मिस हो जाएगा, ठीक है ना, फिर छूट जाएगा बेटे। तो आप मुझे आज मैसेज कर दोगे तो मैं आपका ग्रुप बना के रेडी कर दूंगा, और मुझे ये रहे कि हाँ भाई इतने बच्चे सीरियस हैं स्टडी को लेकर। बाकी तो दुनिया पढ़ रही है, ठीक है भाई, सब पढ़ रहे हैं। तो आज मैं इस, जिन्होंने ये पूरा पढ़ रखा है वो बच्चे शीट पहले डाउनलोड कर लें, बेस्ट कलेक्शन है। और मैं इन शीट के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहा हूं बेटे, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग इसको फॉलो करना, और मैं वेट करूंगा जो मेरे सिंसियर बच्चे हैं वो जरूर मुझे फॉरवर्ड करेंगे। बेटे शीट मेरे मोबाइल में है और आपको वहां पीडीएफ डाउनलोड करने मिल जाएगा। शीट का क्वेश्चन नंबर 1 कि एक कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर से रब करेंगे तो क्या होगा। तो बेटे ड्राई से रब करोगे तो चार्जिंग होगी, इंडक्शन होगा, पता ही है। और अगर वेट हेयर में करो, गीले बाल में, तो आपको पता है फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो चार्जिंग कम होगी, ठीक है ना। तो आप इसको तो कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, देखो बेटे इसमें लाइन लिखा है लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि जो भी चार्ज होते हैं दैट चार्ज इज ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मैंने क्या बोला था, अगर किसी में 40 इलेक्ट्रॉन है और 40 ही पॉजिटिव है और 40 ही नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो गया ना। हाँ, लेकिन 40 नेगेटिव है और 20 पॉजिटिव है, तो 40 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव है तो 20 पॉजिटिव से 20 नेगेटिव कट जाएगा, 20 एक्स्ट्रा बचेंगे और वो आपको चार्ज देंगे। तो आप ये कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन है जिनके बीच की दूरी r है बेटे, ठीक है। और कह रहा है कि इनके बीच का फोर्स F है। तो बताओ कि दो प्रोटॉन की जगह अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन ला दूं तो फोर्स क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है यार, आपको पता है कि प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का चार्ज सेम होता है और डिस्टेंस वही है, तो मतलब दोनों केस में फोर्स आपका बिल्कुल सेम ही होगा ना बेटे, ठीक है। मैं कुछ आज सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बेटे। फोर्थ क्वेश्चन है कूलम्स लॉ। कूलम्स फोर्स को आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, अब इसको देखना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, आप पूछोगे तब बेटे इसको करो, मैं आपकी हेल्प के लिए इतना काम कर रहा हूं, तो प्लीज आस्क। ये क्वेश्चन है कि चार्जेस ऑफ 1, 2 एंड -3, क्या कहता है बेटे, 1, 2 एंड -3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चार्जेस ऑफ 1, 2 एंड -3 आर प्लेस्ड एट द 4, 4, ठीक है। ये सभी 4, 4 के। तो मैं बताऊंगा बेटे, यहां देखो सेंटीमीटर में है शायद, तो सेंटीमीटर में है तो आपको प्लीज को दिमाग लगा करके किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो 40 सेंटीमीटर तो कितना हो गया बेटे, 4 सेंटीमीटर है तो 4/100 करोगे आप, तो दैट विल बी 0.04। तो ये साइड्स जो है वो 0.04 मीटर, 0.04 मीटर एंड 0.04। और माइक्रोकूलम क्या होता है बेटे आपको पता ही है, 1 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻⁶। तो ये सब आपको पता है। क्वेश्चन कहता है बताओ भाई इस पर कितना फोर्स होगा, यही सवाल है।
तो इस पर कितना फोर्स होगा, वेरी सिंपल है, जिस पर फोर्स पूछा है एक बार उसको देखो, बताओ बेटे इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, इसको पकड़ के सोचो, इसको ये वाला पुल करेगा और इसको ये वाला भी पुल करेगा और इनके फोर्स के बीच 60 डिग्री का एंगल है क्योंकि इक्विलेटरल है। तो बताओ बेटे इनके बीच फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कन्वर्जन मत भूलना, ठीक है ना, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती थी और बेटे इनके बीच का फोर्स भी आप ऐसे ही निकाल लोगे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको चलो F2 बोल देता हूं और इसको F1 बोल देता हूं। तो बोलो बेटे अब जो इनके बीच का नेट फोर्स होगा वो ऐड तो कर नहीं सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है और अलग अलग डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा बेटे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60। तो आप थोड़ा सा इसको एक बार प्रैक्टिस करना, ट्राई करना और उसके बाद डाउट हो तो बिल्कुल आपको रिटन सॉल्यूशंस पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं, चलो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 180 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। बेटे एक बात बताओ, 180 ग्राम प्योर वाटर में इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, क्या पूछा है एक बार रुक जाओ, मैं फोन को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो बताओ बेटे वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर के बारे में कुछ मुझे बात बताओ। वाटर का जैसे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, चाहे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पता ही। तो बेटे यहां पर मास कितना है 180 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, पानी के साथ 18 होता है ना, बिल्कुल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल में कितने होते हैं बेटे 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, 6.02, ठीक है। तो एक मोल में इतने होते हैं बेटे, 10 मोल में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो चार्ज कैसे निकलेगा बेटे, तो चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू ई, और यहां माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है। और n क्या था बेटे, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बेटे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9, दिस इज द टोटल चार्ज। तो 180 ग्राम पानी में इतना चार्ज होगा। पहले 180 ग्राम पानी है बेटे, तो पहले पता कर ले कि 180 ग्राम पानी में कितने मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल है। तो 10 मोल का मतलब एक मोल में कितने होते हैं, है ना, एक मोल में कितने होते हैं, आप समझ रहे हो सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं वही देख रहा हूं, ठीक है। तो एक मोल में मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा n, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता करना है, ठीक है। मैं एक और बढ़िया सवाल इसके बाद शीट में, थोड़ा लेंदी है लेकिन देखते हैं क्या है। चलिए एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ फोन को रख लेता हूँ क्योंकि शीट है नहीं, मैंने शीट भी खड़ा, चलो क्वेश्चन है, कॉपर एटम consists of copper nucleus surrounded by 29 electrons, surrounded by 29 electron, कोई बात नहीं, और कहता है द एटॉमिक वेट इज 63.5 ग्राम, हाँ ठीक है 63.5 ग्राम पर मोल, ये इसका एटॉमिक वेट। और कहता है यहाँ पे कितना कॉपर है बेटे 10 ग्राम, हमने 2 कॉपर के पीस लिए 10 ग्राम 10 ग्राम के दोनों। तो बेटे पहले एक बात बताओ कि एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पीस टू अनदर फॉर एवरी 1000, मतलब इसके अंदर हर 1000 एटम पर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। मतलब इसका मतलब समझे क्या बेटे, अगर इसके अंदर 5000 एटम है मान लो, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन हमने भेजे 5। यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है और कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कैसे निकालोगे, मुझे पहले इसका जवाब दो, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कैसे निकालोगे पहले ये बताओ मुझे। हाँ नंबर कैसे, तो आपको पता ही कि नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कैसे निकलेगा, बताओ बेटा। आपको मोल निकालने का फंडा अच्छी तरह से हर बच्चों को आता है, तो कैसे निकलेगा बताइए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, चाहे वेट अपॉन एटॉमिक, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट लिखता हूं बेटे, नंबर ऑफ, चलो मोल्स निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 10 ग्राम अपॉन 63.5, ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा बेटे।
तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आप समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू, एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10/63.5। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं। इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने नंबर ऑफ एटम्स है, ये कह रहा है सर, इतने नंबर ऑफ, टोटल इतने सारे एटम्स। सिंप्लीफाई तो करना थोड़ा मुश्किल ही है, चलो करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। 602 इंटू 10⁻21 इंटू 100/635, मैं रफली करूंगा बेटे, इसको पूरा नहीं करूंगा। 602/635 इंटू 10⁻23। भाई इतने एटम हैं। अब एक बात बता बेटे, कॉपर का है तो ये तो न्यूट्रल ही था, एटम है तो न्यूट्रल ही होगा। अब मेरी बात सुन, कहता है सर दोनों 10-10 ग्राम, मतलब दोनों में बराबर ही एटम। अब कहता है कि सर इतने एटम हैं, अब सोच हर 1000 एटम पर इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो तुम ऐसा मान लो कि इसके पास इतने एटम, मान लो ऐसा, तो बताओ बेटा अगर इसके पास इतने एटम है तो इधर से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बताओ, सोचो। तो हर 1000 पर एक है, तो इतने पर कितना होगा, जैसे मैं बताता हूं 5000 पर कितना होता बताओ। तो तुम बोलते सर 1000 पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1000 एटम है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अगर एक एटम होता तो 1/1000 इलेक्ट्रॉन जाता। तो वैसे ही बताओ 1000 एटम पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक एटम होता तो 1/1000 जाता, तो इतने पर कितना जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 602/635 इंटू 10⁻23 इंटू 1/1000। यही होगा ना बेटे? मैं यहाँ देख रहा हूं, मैं लाइव में कुछ मैसेज भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, सही कर रहे हैं बच्चे, ठीक है सर। तो इतने होंगे, तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। अच्छा बताना बेटे, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन हैज बेटे बताना, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर दूं क्या, 602/635 गुणा 10⁻20। अब एक बात बता बेटे, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो गए, मतलब फर्स्ट वन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि बेटे उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अब कितना चार्ज, समझ रहे हो ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, इतने गए, तो कितना चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज होगा n इंटू ई। बताना बेटे कितने इलेक्ट्रॉन्स गए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स गए थे 602/635 गुना 10⁻20 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब इतने इलेक्ट्रॉन वहां गए तो उस पर इतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे इतना ही सेम पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझा, स्टोरी नहीं समझा, क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। क्या देखो, दो 10-10 ग्राम के कॉपर के हमारे पास चीजें थी, 10-10 ग्राम की, न्यूट्रल ही था। तो बोला कि भैया हमने हर 1000 एटम पे इधर से एक इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो पहले पता तो करो कितने एटम है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स, और हर मोल पे इतना एटम, तो इसके अंदर टोटल इतने एटम है भाई। अब हमें पता है कि हर 1000 एटम पे, हर 1000 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो हर एक एटम के लिए इतना भेजेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतने भेज देंगे। अब इतना इलेक्ट्रॉन बेटे यहां से वहां चला गया, तो उधर इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब नेगेटिव, और इधर इतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव। तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना उस पर नेगेटिव चार्ज आया, उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज कितना आया, तो इतने इलेक्ट्रॉन भेजा आपने, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो टोटल इतना चार्ज आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लिख लेंगे एक बार, फोटो खींच लो, ठीक है, मिटाता हूं। चलिए नेक्स्ट, मैं शीट के अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। और ऐसी ही शीट्स के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि हम लोग थोड़ा पढ़ सकें, ये केवल बस उससे नहीं होगा, ठीक है ना। द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन इन एयर, ये आप कर लोगे बेटे। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg, आपको कर लेना। ये कहता है सर कि दो पेंडुलम पे हमने चार्ज दिया, तो कहता है सर बताओ कि इनको हम स्पेस में ले गए। तो बेटे क्या बताना, मैंने पढ़ाया था ना पेंडुलम का सवाल, अगर आप इसको स्पेस में ले जाओगे, तो किसी बच्चे को याद है मैंने ये पढ़ाया था कि यहां पर इक्विलिब्रियम एंगल थीटा होता था, और अब कॉपी पलटो, मैंने लिखवाया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe/mg।
अगर बेटा आप इसको स्पेस में लेके जा रहे हो तो जी तो वहां पे 0 हो जाएगा, मतलब tan थीटा विल बी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब थीटा विल बी 90, तो 90 का मतलब बेटे इधर से ये इधर चला जाएगा 90 पर, और ये वाला इधर चला जाएगा ना, टोटल 180 हो जाएगा ना। तो बेटे अगर ये L है और ये L है तो स्पेस में कितना फोर्स होगा, तो स्पेस में फोर्स होगा, सिंपल है, K इंटू क्यू बाई 2L का होल स्क्वायर। तो स्पेस में अगर आप इस पेंडुलम को ले जाओगे तो वहां इनका जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो पूरा इनके बीच का 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा आप समझ ही रहे हो, ठीक है, बिटाएं इसको, ठीक। आज डिस्कशन है शीट्स के, जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हैं उनको बिल्कुल समझ आएगा। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, कहता है बेटे 3 स्फीयर्स हैं, एक R रेडियस का, एक 2R रेडियस का, एक 3R का। ये 2R रेडियस का है, ये 3R का है और ये R का है। कहता है इस पर हमने -2Q चार्ज दे रखा है, इस पर हमने 4Q दे रखा है और इस पर हमने 6Q दे रखा है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है भेजो आप, अगर किसी को आता है तो बताओ, नहीं गलत है बेटे, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, तो ठीक है सर, हमने इन तीनों पर दे रखा है जो भी चार्ज, कहता है सर पहले इनको आप टच कराओ। तो बेटे जैसे ही हम लोग इनको टच करेंगे तो यहाँ कौन सी घटना घटेगी, कंडक्शन। और कंडक्शन में मैंने बताया था कि तीनों के तीनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ सिस्टम। तो बोल बेटे जो पूरा सिस्टम सा बनेगा उस सिस्टम पे कितना चार्ज आएगा, इसका जवाब देने एक बार मेरे को। तो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना आएगा बेटे, एक बार पहले बताओ। हाँ तो ये चीज यहां पर थोड़ी सी आपके लिए, हाँ ये चीज यहां पर आपके लिए थोड़ी सी अच्छी चीज होने वाली है। पहले बताओ टोटल चार्ज कितना, पहले सोचो आप, 8Q हो जाएगा। अब 8Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये बड़ी बात है। देखो एक चीज बताता हूं बेटे कि सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब डेंसिटी आप समझो, चार्ज एरिया फैला है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। और हमें पता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये आगे आएगा, रेडियस जितना छोटा होगा सिग्मा, मतलब मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू R। अब ऐसे समझो पहले, आप इतना मत समझो, आप इतना समझो कि Q इज प्रोपोर्शनल टू R, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, मतलब जिसका जितना बड़ा रेडियस होगा उस पर उतना रेशियो में चार्ज होगा। तो बताओ बेटे इनका रेडियस का रेशियो क्या है, 1:2:3। तो अगर इनके रेडियस का रेशियो 1:2:3 है तो चार्ज भी आपका उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, 1:2:3 का रेशियो है। तो बताओ बेटे कैसे करेंगे इसको हम लोग, 1:2:3 का रेशियो है तो चार्ज भी इस प्रकार डिवाइड होगा ताकि Q1 या आपके लिए टास्क है सर, सोचिएगा Q1 Q2 Q3 भी 1:2:3 के रेशियो में ही होगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे बताना सर, सोचो जल्दी बताओ, इसी रेशियो में होगा, तो बताओ कैसे करेंगे। अगर इस पर चार्ज मानते हैं Q है, चलो इस पर चार्ज मान लेते हैं X है, तो उस पर चार्ज 2X होगा, इस पर चार्ज 3X होगा, और टोटल चार्ज का सम 8Q है। ऐसा हो सकता है ना, माना कि इस पर X चार्ज आया तो उस पर 2X आया, इस पर 3X आया और सम इसका 8Q है। तो वी कैन राइट 3 2 5 1 6, 6X इज इक्वल्स टू 8Q, X इज इक्वल्स टू 8Q/6, दैट इज इक्वल्स टू, समझ रहे हो, X आ गया। तो बताओ बेटे फर्स्ट वाले पर चार्ज कितना आया, 4Q/3, सेकेंड वाले पर चार्ज कितना आया, 8Q/3, और थर्ड वाले पे चार्ज कितना आया, 4Q। अब आप पहले इसको चेक करो ढंग से कि मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी मैंने क्या बोला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप इसको ढंग से देखो एक बार। मैं ये कहूंगा आप इसको चेक करना, मतलब मैंने क्या बोलने की कोशिश किया रखना बेटे कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जो रेडियस का साइज होगा ना, जैसा रेडियस होगा, क्योंकि मैंने बताया सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, और डेंसिटी होती है चार्ज प्रोपोर्शनल रेडियस, और वो होता है Q/A पाई r स्क्वायर। अभी आगे आएगा, उसकी टेंशन ना लो, बस अब ये जान लो। तो ये अगर आप जान लिए तो आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के आप यही समझ के रखो, ये ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो इसमें और भी चीजें वैसे बताई जा सकती हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। लिख लो आप लोग, पहले इसको लिख लो। इसमें थोड़ा सा और डिटेल होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इफेक्टिव रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमने वो नहीं लिया, वो इग्नोर करके चल रहे हैं, इफेक्टिव रेडियस नहीं ले रहे, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो आप इसकी प्लीज टेंशन ना लो, इफेक्टिव रेडियस हम नहीं ले रहे हैं, प्लीज मैं पहले बता रहा हूँ, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ सर इसमें तो इफेक्टिव रेडियस है, हम इफेक्टिव रेडियस नहीं लेके चल रहे हैं, पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी और झूठ मूठ का आपका बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। पहले आप इसको समझो,
नेक्स्ट क्या है बेटे, हाँ 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज है Q1 एंड Q2, एक चार्ज यहाँ Q2 लिखा है बेटे कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड Q1 कितना लिखा है बच्चों, Q1 लिखा है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। एक चार्ज ये कहां पर है बेटे 3,5,1 पे, और ये कहां पर है बेटे 1,3,2। तो कहता है फोर्स ऑन, मैं कोई एक लिख के दिखाता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताओ। मैं कुछ बात बताता हूं सुनना, ये 1 है और यहां 2 है। पहले एक बात बता बेटे, 1 पर 2 के कारण फोर्स बाहर लेगा, और पोजीशन वेक्टर अगर बना ले तो मैंने बताया था कि दिस पोजीशन विल बी R1, दिस पोजीशन विल बी R2, ये सब बता रखा है मैंने। तो पूछा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ये होता है कि Q1 Q2 बाई मॉड R की पावर 3 इंटू R वेक्टर। और मैंने बच्चों को बताया था कि बेटा जो R वेक्टर होता है ना वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, प्लीज वीडियोस को देखो। तो बताओ बेटे, ये 1 पे धक्का बाहर की तरफ लग रहा है, 1 पे धक्का बाहर है, तो आपको पता है ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा बेटे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो R1 वेक्टर कितना होगा बच्चों, R1 वेक्टर यही है ना अपना 1 वाला, तो ये होगा R1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और R2 वेक्टर कितना होगा बच्चों, ये होगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। तो बेटे करें एक बार, और आपको पता है कि जो यहां लिखना था मैंने बोला था आप चाहो तो इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड की पावर 3। तो बोलो बेटे k तो आप ले ही लोगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 भी आप पुट कर ही लोगे, मैं मान के चल रहा हूं, इन चीजों में ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बेटे माइनस करना कितना आएगा -2i -2j प्लस k, और बेटे R1 माइनस R2 का ही तो मॉड की पावर 3 है, तो मॉड का मतलब हो गया रूट अंडर -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि पता है ना बेटे मॉड होता था रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 पूरे की पावर 3। और जब भी आपको सवाल सॉल्व करना उसमें न्यूटन, देखो आप मेरी थ्योरीज देखो, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी। मैंने क्या बोला कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा, मैंने एक पोजीशन वेक्टर से बना लिया, 1 का पोजीशन मैंने R1 दिखा दिया, 2 का पोजीशन मैंने R2 दिखा दिया। अब 1 पर फोर्स तो 2 बाहर ही लगाएगा ना बेटे, तो इस फोर्स को क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल बोलोगे। तो ऐसे धक्का लगेगा तो ये फाइनल हो गया, वो इनिशियल हो गया, तो R1 माइनस R2, नीचे जो भी चीज लिखना उसमें मॉड की पावर 3 कर देना वेक्टर फॉर्म में। ये चीज आपको निकालना आता है, यहाँ मॉड कैसे निकलता है, पावर 3 किया, सॉल्व किया, आंसर है। प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं लगाओगे ना बेटे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी चीजों में, और सवाल लगाने के लिए थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। थ्योरेटिकली जो मैं समझाता हूं ना उस वीडियो खूब अच्छे से सोचो, उसको समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, कहता है ये आप ट्राई करना, 12th मैंने करा रखा, हाँ 2 स्मॉल स्फीयर्स मीटर लॉन्ग, कहता है बेटे 2 स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, और कहता है इनका इक्विलिब्रियम एंगल जो है ना वो थीटा है, थ्रेड का लेंथ कितना है L, और कहता है बताओ जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रूव करो कि इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mgl स्क्वायर साइन थीटा, बाप रे tan थीटा, बच्चे तो देख के घबरा जाएंगे, इंटू 4 पाई, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। करते हैं वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे प्रूफ, आपको पता है बेटे कि इक्विलिब्रियम एंगल में दोनों चार्ज सेम ही है, ठीक है, दोनों चार्ज सेम। तो बताओ बेटे इक्विलिब्रियम एंगल में किसी एक को अगर पकड़े, आपको पता है मैंने बताया था कि दिस डिस्टेंस को आप r मान लो, और आपको पता है कि इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपको फॉर्मूले अभी रिकॉल हो जाते हैं तो आप बहुत सही जा रहे हो। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम याद है बेटे tan थीटा इज इक्वल्स टू, पढ़ाया था मैंने कॉपी में, तो tan थीटा को तो आप tan थीटा ही छोड़ दो, एफ क्या होगा बेटे बोलना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और r क्या से निकलेगा बेटे, तो आप इसको ऐसे जोड़ो 90, ये l, तो ये l cos होगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी l sin, तो दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी l sin। तो जो r है बेटे वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 12 sin थीटा का स्क्वायर
इंटू एम जी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q स्क्वायर बाई 4l² साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। आप बताओ बेटे q स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? q स्क्वायर की वैल्यू आई 4mg l² साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4πε0 इंटू tan। ये आंसर है, देख लो मैच हो। तो ये सेम उसी पर बेस्ड था, जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस को देख रखा है सेम उसी पर बेस्ड था, तो इसमें कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करा रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी 15 भी सॉरी करा रखा है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। बेटे हर चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए वेक्टर डायग्राम से मान लो मैं बोलता हूं कि यहाँ 3 चार्ज है, Q, Q और माइनस Q। बोला मैंने इस पर फोर्स बताओ, तो इस पर इधर फोर्स, इस पर इधर फोर्स नहीं निकाल लो। मैं बोलूंगा बेटा इस पे फोर्स बताओ, इस पे इधर फोर्स और इस पे, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया ना, इस पर इधर फोर्स और इस पे बाहर फोर्स। वैसे ही मैं बोलूंगा बेटे इस पे बताओ, इस पे इधर फोर्स, इस पे बाहर फोर्स। ये एंगल नहीं निकाल लोगे बेटे। अगर ये मान लो 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है, और आपको पता है कि पहले ये वाला फोर्स निकाल लेना, फिर ये वाला फोर्स निकाल लेना, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर से आप फोर्स निकाल लेना, और रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जैसे मैं बोलूंगा बेटा बताओ, मैं बोलूंगा बेटा बताओ इस पर क्या फोर्स होगा, तो आप बता सकते हो इस पर क्या फोर्स होगा। इस पर एक फोर्स इधर होगा, इस पर एक फोर्स इधर होगा, तो आप इसको कर सकते हो, बहुत बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली यही लॉजिक है, आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसको मिटा दो सर, मिटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, हाँ Q1 Q2 व्हाट इज, बेटे ये तो बहुत सिंपल सवाल है। कहता है सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे Q1 क्या कहता है, Q1 Q2 Q3, इसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा है Q। बोला बताओ जी इस पर कितना फोर्स होगा, यही क्वेश्चन है ना बेटे। तो कैसे करेंगे सुनो, पहले देखो यहां कर बताना चाहूंगा कि इस पर पहले वेक्टर डायग्राम मैंने पूरा स्टेप लिखवा रखा है। बताओ बेटे इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो इस पर इसकी तरफ से बाहर की तरफ फोर्स होगा, इसकी तरफ से बाहर की तरफ फोर्स होगा, और इसकी तरफ से नीचे की तरफ फोर्स होगा। सिंपल। लेकिन यहां पर मुझे शीट में एक चीज मिस्टेक लग रहा है बेटे, एक मिनट रुक जाओ, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पढ़ता हूं। हाँ तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो आप कर लोगे ना बेटे। इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, और इसका मैग्नीट्यूड भी Q है। बोला बताओ एक सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा है, इस पे कितना फोर्स। बेटे इसका नाम मैं देता हूं 1, इसका नाम मैं देता हूं 2, और इसका नाम मैं देता हूं 3। तो बता बेटे इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो इस पर 1 वाला इसको बाहर धक्का देगा, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू 1। 2 वाला इसको इधर धक्का देगा, फोर्स ड्यू टू 2, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू 3। मैंने पूरा स्टेप भी लिखवाया था सवालों कैसे करते हैं। तो बेटे इसके बाद मैंने क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता ही है कि तीनों फोर्स बराबर होंगे ना। अगर आप इस डिस्टेंस को देखो, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, और इनके और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, और तीनों डिस्टेंस को अगर आप x मानते हो तो आप बोल सकते हो कि सर F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3, तीनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू K QQ बाई x स्क्वायर। अरे चार्ज तो QQ और सारे डिस्टेंस इक्विलेटर है तो सेम ही होंगे, तो आप इन सबको क्या घोषित कर दो बेटे, F बोल दो, कि तीनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम ही, F बोल दो। तो आपने बोला कि सर दिस इज ऑल्सो F, आपने बोला सर दिस इज ऑल्सो F, और आपने बोला सर दिस इज ऑल्सो F। अब बेटे आपको क्या बोला था कि सभी वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं x और y में। तो बता बेटे इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे खुलेंगे, तो ये 30 होगा ना बेटे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ है, तो ये भी 30, तो ये भी 30 होगा। तो दिस विल बी F cos 30 एंड दिस विल बी F sin 30। फिर बेटे इसके भी दो कंपोनेंट ऐसे ही खुलेंगे, 30 है, तो दिस विल बी F cos 30 एंड दिस विल बी F sin 30, और नीचे की तरफ आपका F होगा। तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हो बेटे कि इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स इधर उधर है। ये कितना है बेटे, ये है F cos 30,
और ये भी हो गया बेटे f cos 30। तो बताओ बेटे x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया 0। y की बात करें तो ऊपर की तरफ में कितना फोर्स है बेटे 2f sin 30। sin 30 आपका हाफ होता है f ही हो गया और नीचे भी कितना है f, तो ये भी कट गया। तो आपको पता है कि इस तरफ x के अलॉन्ग भी फोर्स 0 है और y के अलॉन्ग भी फोर्स 0 है, तो आप समझ गए कि उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 है। तो सिमेट्रिक केस है, मैंने बताया था सिमेट्रिक केस में सेंटर वाले चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 होता है, मैंने ये भी बता रखा है वीडियो में, ठीक है। मिटाता हूं, थ्योरी एक बार जरूर रिवाइज करो तो फिर मजा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आजा। क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ बेटे। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स 30 डिग्री। अच्छा, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं बेटे, ठीक है ना, वही पेंडुलम वाला क्वेश्चन। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों? वी आर डूइंग क्वेश्चन ये 30 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन है? 18, ठीक है। तो कहता है बेटे ये आपका ऐसा है और कहता है कि व्हेन द सस्पेंड, अच्छा ये 30 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में था, अब हमने इसको एक लिक्विड में डुबाया। बेटे मैं लिक्विड की डेंसिटी को रो लिख देता हूं और बॉल की डेंसिटी को डी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि जब हमने इसको लिक्विड में डुबाया तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कापा बताओ। तो एक बार बताना, इनिशियली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, बिल्कुल। नाउ इन दिस केस व्हेन डिप्ड इन लिक्विड, बताया था मैंने ये भी, तो थीटा इज थीटा लिखा है, थीटा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट एफ जो है आपका वो एफ बाई कापा हो जाएगा बेटे, और mg जो है आपका वो mg माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि एक ऊपर की तरफ बॉयंसी रहेगी। अगर इसको कंपेयर कर दे बेटे तो क्या आएगा बच्चों बताना? इफ वी कंपेयर दिस इट विल बी समथिंग लाइक एफ ई बाई mg इज इक्वल्स टू एफ ई बाई कापा, करेक्ट है बेटे। अब आप मुझे बताओ इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? ध्यान देना, कापा इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम जी, ये हो गया बेटे। मास क्या होता था बोलो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट होता था वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम तो बॉडी के बराबर ही लेंगे, क्योंकि जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड हटाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। तो अगर ध्यान से देखें तो वीजी कट गया, तो फॉर्मूला बना डी अपॉन डी माइनस रो, और इसमें वैल्यू दे रखी है, एक बार रुको मैं देखता हूं इसमें वैल्यू दे रखी है क्या। हाँ, लिक्विड की डेंसिटी रो थी ना बेटे, तो देयरफॉर कापा इज इक्वल्स टू बॉडी की डेंसिटी 1.6 लिखा है इसमें अपॉन 1/1.6 माइनस 0.8, तो कितना हो गया बेटे? 1.6 अपॉन 0.8 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो कापा आपका 2 होगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, चलिए, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर था जिसमें टाइम पीरियड पे बेस्ड सवाल थे, याद करो आप। एक वीडियो लेक्चर था जिसमें टाइम पीरियड पे बेस्ड सवाल थे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना एक बार इसको जरूर ट्राई करना बेटे, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना, मैं बताता हूं। हाँ हाँ ठीक है, जिन बच्चों से हो गया वेरी गुड, सही है सही है बेटे। आपको ना क्वेश्चन नंबर 19 एक बार ट्राई करो आप, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप बहुत सिंपल आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 जो पेंडुलम बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करें। ना हो तो मैंने बोला आप मेरे को इसीलिए ग्रुप बनाना है ताकि आप डाउट पूछ सको। बेटे क्वेश्चन नंबर 20 में आपको टास्क क्या देखना, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट क्लास में करा रखा है मैंने। मैंने एक थोड़ा सा वेरिएशन बच्चों के लिए लाया कि बेटा ये क्यू और क्यू है, और इसके बीच में याद होगा आपको पॉजिटिव क्यू, ये स्टेबल होता था, तो मैंने यहां बोला कि मैं माइनस क्यू कर देता हूं, और मैंने बोला कि अगर मैं इस माइनस क्यू को यू मूव कराता हूं इस बार, तो आपको पता है कि माइनस क्यू आ जाएगा बेटे, तो इस पर एक फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर होगा, तो फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये ऑसिलेट करेगा। तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है मुझे, आपको इसका टाइम पीरियड मुझे एक बार बताना है बेटे, ठीक है। कहो तो मैं एक तुमको करके भी दिखा दूं, बोलो तो करके दिखा दूं क्या? एक कर दूं, एक रिवीजन करा दूं? चलो एक करा देता हूं, एक रिवीजन 20 का एक फर्स्ट पार्ट कराता हूं, लेकिन फर्स्ट कराऊंगा, ठीक है। 20 का फर्स्ट पार्ट
यहाँ Q है, यहाँ Q है, और कहता है कि दोनों के सेंट्रल पार्ट Q/2 बीच में आएगा, इधर भी A है इधर भी है। तो बोला टाइम पीरियड बताओ। तो पहले बच्चे बताओ कि आपको बताया था मैंने कि दो पॉजिटिव के बीच में अगर एक पॉजिटिव होगा सो दिस विल बी इन स्टेबल, और स्टेबल में अगर है तब तो टाइम पीरियड निकलेगा। तो पहले पेपर में आप जरूर चेक करो, वीडियो देखो कि स्टेबल है कि नहीं, अगर स्टेबल है तो फिर प्रोसीड करो। चलो तो नाउ लेट्स, क्या बोला था बेटे, लेट्स डिस्प्लेस द चार्ज स्लाइटली, इधर कहीं मूव कराओ बाय डिस्टेंस x। तो बेटा अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये 2 है, ये 1 मान लो, तो 2 वाले का फोर्स इस तरफ बढ़ जाएगा और 1 वाले का फोर्स इस तरफ घट जाएगा, मतलब नेट फोर्स इस तरफ आएगा। तो आपको पता है कि अगर आप इसको इधर लेकर गए तो नेट फोर्स इधर आया, मतलब हाँ यहां पर हमने देखा कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स तो है। तो लेट्स कैलकुलेट द रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला। बोलना बेटे 2 के कारण कितना फोर्स लेगा, K Q इंटू Q/2, ये 2 तो नोटेशन था ना बेटे, ये 2 तो नोटेशन है ना, तो K Q इंटू Q/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा A माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस K Q इंटू Q/2 अपॉन, ठीक है बेटे, K Q²/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा A प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का स्क्वायर बाई A² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बेटे ये हो जाएगा KQ²/2, ये कितना होगा बेटे, A² कटेगा x², ये होगा 4AX अपॉन A² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये SHM नहीं है क्योंकि नीचे में x का स्क्वायर है, तो मैंने बोला था कि x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, बेटा ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा F रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू, रीस्टोरिंग में माइनस क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमने पहले वेक्टर से डायरेक्शन पता लगा लिया है, तो दैट विल बी 2 KQ² AX बाई A की पावर 4 मीन्स दिस इज 2 KQ² बाई A क्यूब इंटू एक्स। ये चीज बताना बेटे रीस्टोरिंग फोर्स में किसका रोल प्ले करेगा, K का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट m बाई K, 2 पाई रूट m बाई K की जगह आप ये पुट कर दो। बेटे ये K अलग है, इस K को इस K से मत समझना, ये K होता था स्प्रिंग कांस्टेंट और ये K है 1/4 पाई, तो आंसर होगा इस तरह से। तो ये मैंने करा रखा, प्लीज को ध्यान देना, ठीक है, तो आप ये भी सवाल बड़ी आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दूं, चलो ये तकरीबन हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे कर रखे हैं, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम ऑफ, ये बढ़िया सवाल है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वेरी सिंपल, Q इज इक्वल्स टू एनी। बता बेटे यहाँ पे चार्ज कितना है 1 कूलम, नंबर पूछा है और एक पर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप खुद करके देखोगे आपको पता चलेगा एक कूलम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने बेटे 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा, मतलब मैं बताता हूं 10 की पावर 18/16। भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक कूलम चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस सवाल की इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, कहता है व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, बेटा नेगेटिवली का मतलब कि नेगेटिवली चार्ज का मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आने का मतलब उसका मास बढ़ रहा है। नेक्स्ट कहता है कि इफ Q विद द चार्ज ऑन द बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है, तो जब वो बॉडी रेस्ट में थी तो उस पे चार्ज Q है। अब बताओ जब वो चलने लगी बॉडी v स्पीड से तो उस पे कितना चार्ज होगा, तो आपको मैंने बताया था कि चार्ज विल बी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते थे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास करता है, याद होगा m इज इक्वल टू m0 अपॉन, लेकिन चार्ज नहीं करता, ठीक है। चलो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बढ़िया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का बताओ सर क्या चक्कर है, देखते हैं। मैं निकालता हूं डायमेंशन, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो परमिटिविटी का बना बेटे Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालने के लिए इसका डायमेंशन निकालो, तो बोलो बेटे Q कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि Q इज इक्वल्स टू, सॉरी I इज इक्वल्स टू
Q बाई टी, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो Q का डायमेंशन क्या होता है बेटे, AT, क्योंकि करंट आपको पता है एम्पियर होता है। तो चलो बताओ सर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा A स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, दो बार है ना, 4 पाई का तो कुछ होगा नहीं ना, फोर्स का होगा बेटे ML T माइनस 2 और ये होगा L स्क्वायर। कितना आएगा चेक करना बेटे, ये आएगा m की पावर -1 L की पावर -3 A स्क्वायर और T की पावर 4। ठीक है, ठीक है, आप इसी टर्म में लिखो ना, आप इसी टर्म में लिखो, इसमें सही नहीं रखा, आप ऐसे लिखो आप, क्योंकि चार्ज बोला है ना यहाँ पे, तो चार्ज है तो आप चार्ज को I इज इक्वल्स टू करंट वाला फॉर्मूला, तो चार्ज को IT लिखोगे ना बेटे, A इंटू टी एम्पियर, तो यही इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट मिटाता हूं बेटे, कहता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F, 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। कहता है व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी इन द सेम मीडियम। अब कहता है बताओ इनकी दूरी क्या करें ताकि इनके बीच का फोर्स F/3 हो जाए। तो सिंपल है यार, F आपका कितना है, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अब आपका फोर्स F/3 है तो आप लिखो KQ1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर। आप F को पुट कर दो, तो F को पुट करोगे तो क्या होगा बेटे, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर, ये कट जाएगा, और R डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3। सिंपल है, चलो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी में है, जरूर देखना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, क्या कूलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है? लिखिए इसका जवाब लिखिए। कूलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है बेटे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ जैसे आपको याद है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद करो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको क्यों यूनिवर्सल लॉ कहते थे, क्योंकि वो लॉ हर जगह सेम होता था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय R स्क्वायर, वो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, याद है ना आपको, F इज इक्वल टू जी m1, इस G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती थी। लेकिन कूलम्स लॉ में जो K आता है वो K आपको पता है बेटे मीडियम के साथ चेंज होता है, इसलिए ये कभी भी यूनिवर्सल लॉ नहीं होगा। तो लिख लेंगे सर, कूलम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज, कूलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है क्योंकि, बिकॉज Coulomb's law is not a universal law because the value of force changes from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है बेटे, आपको एक टास्क देता हूं, आपको 28 हो चुका है, 29 कर लोगे, करा रखा है, ठीक है, 30 भी कर लोगे आप, बिल्कुल आसान है, करा रखा है, कब शीट देखो। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा 34 और आप 33 मस्ट ट्राई करना, 33 ट्राई करना। इसमें इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में आता है ना, फॉर्मूला क्या था इनफाइनाइट जीपी का यार, मुझे याद नहीं है, जिनको बच्चों को याद होगा शायद यही होता था, A/, तो इसका कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लेना। और मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं 34, ये बढ़िया सवाल है, 35 मैंने कर रखा है। 34 कहता है कि 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्जेस है, तो कहता है सेंटर पर कितना चार्ज रखें ताकि सभी के सभी, ध्यान सुनना बेटा, कहता है ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सभी के सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में, सभी के सभी चार्ज, ऑल दीज चार्जेस आर इन, हमें इनको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो बताओ कि सेंटर पर कितना चार्ज रखें, वी हैव टू फाइंड दिस। एक बात बता बेटे, अगर चूंकि ये सिमेट्रिक केस है तो मैं किसी एक को देख लूं, एक के साथ जो होगा सबके साथ होगा। जरा एक बात बताना, अगर मैं बोलूं कि बेटा इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, तो तुम बोलोगे सर इस पर 1 वाला बाहर की तरफ लगा रहा है, 2 वाला ऐसे लगा रहा है, और 3 वाला ऐसे लगा रहा है। मैं पूछूंगा बेटा बताओ F1 कितना है, और ये सारे के सारे रिपल्सिव फोर्स हैं, मैं बोलूंगा बेटा ये रिपल्सिव फोर्स कितना है, तुम बोलोगे K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर। मैं बोलूंगा बेटा F2 कितना है, तुम बोलोगे सर ये भी रिपल्सिव है और ये है K
क्यू स्क्वायर बाई √2d का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। मैं बोलूंगा बेटा F3 कितना है, तो आप बोलोगे सर F3 भी है के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मैं बोलूंगा बेटा बताओ टोटल रिपल्सिव फोर्स कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले ये है F3, ये है F1 और ये है F2। तो बताओ बेटे पहले F3 और F1 का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा बेटे F3 और F1 का, दैट विल बी रूट अंडर 90 पे है ना, तो मैं डायरेक्टली तो बेटे के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जीरो हो जाएगा, 2 टाइम्स ये आएगा √2 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा √2 √k क्यू बाई डी, √2k इंटू क्यू बाई डी, ठीक है। और इसको आप, ठीक है ना, सही कर रहा हूं ना मैं, नहीं ये स्क्वायर होगा यार, वही बोलो गलत कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर होगा ना बेटे, के स्क्वायर, ये कितना होगा ए स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ठीक है, तो बोलो बेटे √2 ये होगा। अब इसको आप बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बेटे बताना नेट रिपल्सिव फोर्स कितना है, तो नेट रिपल्सिव फोर्स है √2 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर में ऐड करो ये, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल लूं बेटे तो कितना आएगा √2 + 1। बताना बेटे इस चार्ज पर केवल रिपल्सिव फोर्स है, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो पहला जवाब तो ये है कि सर जो आप यहां पर चार्ज रखोगे आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो ये इसको खींचेगा ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि द क्यू एट द सेंटर शुड बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, ताकि वो कौन सा फोर्स जनरेट करे, एट्रैक्टिव फोर्स। वो कितना करेगा बेटे के क्यू बाई, अब आप मुझे बताओ, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड लिखना तो कभी साइन मत लगाना। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटे, तो ये d तो ये होगा √2d, और ये आधे की बात करोगे तो ये होगा √2d का हाफ, दैट इज इक्वल्स टू d बाई √2। तो आप यहां लिखोगे d बाई √2 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 2k क्यू बाई। अब आपको पता है बेटे ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, तो फॉर इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में तभी आ सकता है जब रिपल्सिव फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू अट्रैक्टिव फोर्स। सॉल्व करें बेटे, कितना है बताना, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर √2 + 1/2 इज इक्वल्स टू अट्रैक्टिव है 2k क्यू बाई डी स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या देखो तो बेटे, k से k जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर जाएगा, q से एक q जाएगा। बता बेटे आंसर कितना आएगा। फाइनल आंसर विल बी q इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर विल बी q इज इक्वल्स टू, बोलो बेटे बोलो, डी स्क्वायर कट गया, √2 + 1/2 टाइम्स q, यही आंसर, दिस इज द आंसर। मतलब मैंने ये बोला कि यहां पर एक ऐसा चार्ज रखना है जिसको रखते ही सारे इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अगर एक आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे। तो पहले इसकी सोचो, अगर ये नहीं भी रखा था तो इस बेचारे पर कितने फोर्स थे, तो 3 इसको बाहर धक्का दे रहा था, 1 इसको बाहर धक्का दे रहा था, 2 इसको बाहर धक्का दे रहा था, तो सब रिपेल कर रहे थे। तो पहले मैंने निकाला नेट रिपल्सिव फोर्स, फिर मैं बोला अगर सब इसको धक्का ही देंगे तो ये तो कभी इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, तो मैंने बोला इसको माइनस का रखो ताकि उसको खींचे। तो हमने बोला कि एट सेंटर चार्ज शुड बी नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स निकालना। और इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब नेट रिपल्सिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द नेट अट्रैक्टिव फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो किया तो हमारा आंसर आ गया। बेटे ये शीट सॉल्व हो गई, लेकिन आपको सबसे पहला टास्क है कि आप मुझे सभी लोग व्हाट्सएप करोगे जो मैंने बोला, ताकि ऐसी शीट्स और ऐसे टेस्ट आपको आगे आसानी से मिल सके। हर चैप्टर में ही फॉर्मेट होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, और इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप करने के बाद इसको मैच कर सको। ठीक है सर, मिलते हैं तब तक बेटे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वेट करूंगा, नहीं तो फिर क्लोज ग्रुप में आपको आगे दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, कंटेंट मेरे ऐसे ही आते रहेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप पूरा सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाना दोबारा शुरू करेंगे। बाय।